वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, हम आ गए हैं श्री गंगानगर ज़िले में। और इस ज़िले में जिस जगह पे मैं हूँ वो है सूरतगढ़। श्री गंगानगर ज़िले को मैं जितना देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मिनी पंजाब है। और सच में ऐसा ही है, क्योंकि गंगानगर पहले पंजाब राज्य में जा रहा था, लेकिन बीकानेर के जो राजा हैं गंगा सिंह जी, उन्होंने इसे राजस्थान में शामिल करवा लिया, क्योंकि उन्होंने एक गंग नहर का उद्घाटन करवाया जिससे यहाँ के क्षेत्र में बहुत अच्छी सिंचाई हो पाती है। और कृषि के मामले में श्री गंगानगर ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। ये सूरतगढ़ है जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। सूरतगढ़ को पहले सोडलगढ़ कहा जाता, लेकिन 1705 में जो किला दिख रहे हैं आप, ये पूरा ईंटों का बना हुआ किला है। ये बनवाया था सूरत सिंह जी ने, जो बीकानेर के राजा थे। असल में बीकानेर के राजाओं का इतिहास बड़ा शानदार है, उन्होंने पूरा गंगानगर जीत लिया। पास ही में एक अनूपगढ़ है, जो बीकानेर के राजा हैं अनूप सिंह जी, उन्होंने जीता। सूरत सिंह जी ने सूरतगढ़ जीत लिया, और गंगा सिंह जी ने तो पूरा श्री गंगानगर ही अपने नाम कर लिया। तो इस तरह की इसका इतिहास रहा है। और ये जीर्ण शीर्ण हो चुका है। यहाँ जो पहले जो कीमती वस्तुएं थी वो सारी बीकानेर पहुँच चुकी है। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी खेती होती है। यहाँ पर मुख्यतः गेहूँ, चावल, गन्ना और कपास की खेती होती है। सूरतगढ़ को कॉटन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती भी होती है। यहाँ एक घग्गर नदी भी है, जिसके एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ सिंचाई की वजह से खेत लहलहा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। बस स्टैंड में पंजाब की भी रोडवेज बसेस चलती हैं। तो इस तरह का है कुछ सूरतगढ़। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और गंगानगर में क्या क्या है। गंगानगर में आपको काफ़ी सारे गुरुद्वारे मिल जाएंगे, और एक बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के बीच में, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। ये गढ़ भी पूरी तरह ईंटों का बना हुआ था, अनूप सिंह जी द्वारा बनवाया गया था, और अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ आबकारी कार्यालय बना दिया गया है। आबकारी कार्यालय मतलब जो दारू वगैरह पकड़ते हैं। राजस्थान में जैसे ही श्री गंगानगर की तरफ बढ़ते हैं तो जनसंख्या का जो अनुपात है, जैसे हिंदू धर्म के लोग लगभग 70% और सिख धर्म के लोग 25 से 30% के आसपास आ जाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान एक थे, और एक लड़का था केस इब्न उल्ला यानी मजनू, और एक लड़की थी लैला। ऐसा मानते हैं कि वो दोनों बचपन में ही स्कूल में मिल गए थे, और तब से उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया था। और जब वो बाद में बड़े हुए और जब एक दूसरे से जुड़ना चाहते थे तो समाज बीच में आ गया, क्योंकि मजनू गरीब था और लैला ऊँचे घराने से थी। उनके घर वालों को उनके इश्क के बारे में पता लगा, तो लैला की शादी किसी और से करवा दी गई। लैला के मन में भी मजनू के लिए प्रेम था। ये बात उसके पति से ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी, और उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। फिर मजनू और लैला दोनों वहाँ से भाग निकले, और वो भागते हुए कहाँ आ रहे थे? रेगिस्तान की तरफ। वो रेगिस्तान जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ आता है। रेगिस्तान में वो भटक गए थे, और ऐसा माना जाता है कि प्यास की वजह से उनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई, और फिर लोगों ने उनकी यहाँ पे मज़ार बनवा दी। और जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो आज़ादी के बाद ये मज़ार यहाँ रह गई, और लोगों को इसके बारे में पता लगा। तब से यहाँ पर हर साल 14 जून को मेला लगता है, और जोड़े यहाँ पर उनके रिश्ते में प्रेम बना रहे इसकी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यहाँ पर आकर के उनकी मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं।
आपने कभी ध्यान दिया हो लैला और मजनू के बीच में लैला और मजनू नहीं बोला जाता है, लैला मजनू बोला जाता है। कहते हैं कि प्रेम ने उन दोनों को इस तरह एक कर दिया था कि लोग उन्हें शब्दों से भी अलग करके नहीं देखना चाहते थे। तो ये थी वो कहानी जो आप सुना करते थे लैला मजनू की, और उनकी मज़ार यहाँ है श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ के पास। वो समय भी कैसा रहा होगा ना, जब लैला की शादी हो चुकी थी फिर भी मजनू उसका इंतज़ार कर रहा था, और आखिर में लैला आई, लैला वापस आई, और वो दोनों साथ में रेगिस्तान में ख़त्म हो गए। लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। अनूपगढ़ में अगर आपको लैला मजनू मज़ार तक आना है तो वो वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से आपको खुद का साधन हो तो अच्छा है, वरना 27A चौक है, वहाँ से ये 26A जगह है जहाँ तक के लिए ऑटो आते हैं 10 से 20 रुपये में, उससे आप आ सकते हैं। असल में श्री गंगानगर एक नियोजित शहर था, बाकी शहर विकसित होते हैं धीरे धीरे तो उनके नाम डलते हैं, प्रताप नगर, ये नगर, वो नगर। यहाँ पर नंबर डले 26A, 27A, MSR। और इस समय मैं पाकिस्तान से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर हूँ। इधर पाकिस्तान है। कारण वही है इतनी सारी खेती फैलने का कि तो घग्गर नदी, गंग नहर, इंदिरा गांधी परियोजना, उसकी वजह से काफ़ी सारा पानी यहाँ तक पहुँच पाया। देख पा रहे हो कि एक नहर की बदौलत एक रेगिस्तान किस तरह हरा भरा हो जाता है। एक पर्यटन स्थल की वजह से किसी शहर का व्यवसाय कितना बढ़ सकता है। इतनी हरी भरी जगह है, लेकिन थी तो पहले रेगिस्तान ही। तो आज भी यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती है गर्मी के टाइम पे, बहुत भयंकर। अनूपगढ़ पाकिस्तान के सबसे करीबी शहर है। अच्छा, ये थोड़ा कम होगी इसकी लागत है। हाँ। ये तो रेडी खूब भरी होती है यहाँ तक, किन्नू होता है, 5-5 कुंटल लगाते हैं। अच्छा, यहाँ कीनू की फसल भी बहुत होती है। ये कीनू है, नारंगी की एक प्रजाति है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री गंगानगर जिले में जो भी हमें देखना था वो लगभग हम देख चुके हैं, और ये श्री गंगानगर का रेलवे स्टेशन है। पास में ही मेरी धर्मशाला है, बिल्कुल उसके सामने पंचायती धर्मशाला जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। अगर गंगानगर की बात करें तो इसका नाम पहले रामनगर था। इसका नाम क्यों श्री गंगानगर हुआ? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ पर 1927 में गंगा नहर का उद्घाटन किया था, और उसके थोड़े समय बाद में यहाँ पर काफ़ी कृषि फली फूली, तो उनके सम्मान में 30 मार्च 1950 को इस जगह का नाम रामनगर से हटा करके श्री गंगानगर रख दिया गया। यहीं पर सबसे ज़्यादा कृषि उपज मंडियाँ हैं, सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन भी राजस्थान में यहीं पे होता है। आगे बढ़ते हैं और जो भी शेष है गंगानगर में से देखते हैं। चलो चलते हैं। हम देखने जा रहे हैं हिंदू मालकोट बॉर्डर। कराची को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने के लिए 3 रेल मार्ग बनाए गए थे, उनमें से एक था हिंदू मालकोट। यहाँ पर पहले बहुत व्यापार होता था, लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद इस रेल मार्ग की पटरियाँ उखाड़ दी गई और इसे समतल कर दिया गया, और उसके बाद बीएसएफ इसे एक सुरक्षित ऐतिहासिक स्थल के रूप में उभारने की कोशिश कर रहा है। और ये एक छोटा सा गांव है हिंदू मालकोट। वैसे श्री गंगानगर काफ़ी बड़ा शहर है। तो दोस्तों, मैं अब हनुमानगढ़ के लिए निकलूँगा, सुबह हो गई है। सामने जो दिख रहा है वो है गोल बाज़ार, और इस गली में लगा हुआ है चाट का भंडार। श्री गंगानगर में शॉपिंग और खाने पीने का तो माहौल ही अलग है। कल रात को मैं यहाँ आया था और रिकॉर्ड नहीं किया। आगरा चाट कॉर्नर, साउथ इंडियन मद्रासी डोसा। तो आओ कभी, खाओ कभी, रखो मुझ पे भरोसा। जब मैं आ रहा था तो यहाँ पे खेत ही खेत दिख रहे थे मुझे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि गंगानगर में इतना कुछ होगा। अंदर आया तो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम, और रात को तो क्या ही माहौल होता है। ऐसा लगता है मतलब कि किसी बड़ी सी सिटी में आ गए हो विदेश की। इसका नक्शा देखोगे ना तुम तो हैरान हो जाओगे। मतलब ऐसा नक्शा कहीं का नहीं है। ये नियोजित करके बनाया गया था शहर, और इसका नक्शा जो है पेरिस से मिलता जुलता है। वो बात अलग है, वहाँ आईफल टावर है, यहाँ भी राइफल पावर है, मतलब यहाँ आर्मी एरिया है। बाकी काफ़ी सुंदर शहर है यार। ये हनुमानगढ़ की तरफ बढ़ रहा था मैं, 30 किलोमीटर बचा है हनुमानगढ़, और बीच में मुझे ये दिखा। कितना अच्छा सिंबल बनाया है कि मेरा क्या कसूर, जैसा चलाया
वैसा पाया। और एक किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो उन्होंने एक गाड़ी को इस चबूतरे पर रख दिया है लोगों को ये सिखाने के लिए कि भैया घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। सर आप बता सकते हैं कि भाई कौन कौन सी फसल कौन कौन से महीने में होती है और किस तरह बोई जाती है, आप थोड़ा जानकारी दे दें। हमारे यहाँ अब इस टाइम जो चल रहा है, ये मार्च का महीना चल रहा है, यहाँ पर रबी की फसल बोई हुई है। इसमें सरसों, गेहूँ, चना, जो ये फसल बोई हुई है, ये लगभग जनवरी से शुरू हो जाती है बिजाई इसकी। अच्छा। जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे दिसंबर से शुरू हो जाती है। हाँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल में इसकी कटाई हो जाएगी। अच्छा। और थोड़ा अब लगभग मार्च के आखिरी हफ्ते में सरसों की कटाई चालू हो जाती है। हाँ। 15 दिन तक चलेगी। अच्छा। उसके बाद चना आ जाएगा। फिर ये अप्रैल के महीने में कणक की गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। मई जून में हमारे यहाँ नरमा, कपास, जिसको कॉटन बोलते हैं। हाँ, कॉटन। हाँ, कॉटन बोलते हैं। हाँ। हमारे यहाँ नरमा कपास बोल जाते हैं। हाँ। और ग्वार, मूंग, हाँ। उसकी बिजाई होगी। अच्छा। हाँ, वो लगातार 6-7 महीने की फसल है। हाँ। जो नरमा कॉटन की फसल वो तो 6-7 महीने की फसल है। उसके बाद पककर तैयार हो जाती है। हाँ। लगभग उधर अक्टूबर नवंबर तक। हाँ, अक्टूबर नवंबर तक। और जो ये ग्वार और मूंग है, ये भी अक्टूबर से पहले पक्का 3 महीने की खेती है। अच्छा। 90 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों 60 किलोमीटर पूरे हुए, हनुमानगढ़ आ गया है। तो साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए, अपने पर्यावरण को साफ रखिए और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है।